नमस्कार, मैं हूं दीपाली और महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए हमारे खास शो मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी है, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर मौजूदा इन्वेस्टमेंट कैसा है इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहते हैं तो शो में शामिल हो सकती हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि शो में पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, एक्सपर्ट्स का सजेशन आप लेना चाहती हैं तो SMS कर सकती है। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर भेजें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं PPFAs के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। थैंक यू दीपाली। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला ईमेल है जयंत जी हमारे पास सोनिया का चंडीगढ़ से। टैक्स सेविंग पर आपकी राय जानना चाहती है। इनकी एज 35 इयर्स है और एनुअल इनकम 4 लाख है। अब ये जानना चाहती है क्या कुछ ऑप्शंस इनके पास है, टैक्स सेविंग टूल्स क्या क्या हो सकते हैं जहां ये टैक्स बचा सके। सोनिया, आपने आपके ईमेल में ये नहीं लिखा है कि आप आपके कंपनी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट करते हो कि नहीं करते हो। तो मैंने मेरी कैलकुलेशंस में ये माना है कि आप नहीं करते हो। तो अगर आपका इनकम 4 लाख है तो एज अ फीमेल SSE बिलो द एज ऑफ 60 फॉर दिस ईयर योर बेसिक एग्जेम्पशन इज 1,90,000। तो अगर आप 4 लाख से ये 1,90,000 हम लोग डिडक्ट करें तो 2.1 लाख आपका टैक्सेबल इनकम हो सकता है एट द मैक्सिमम। फ्रॉम दिस देर आर सम वेज विच यू कैन रिड्यूस दिस फर्दर। जी 3 जो मेजर जो सेक्शन है इनकम टैक्स में इंडिविजुअल्स के लिए, एक है सेक्शन 80C। इसके तहत आपको सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस के लिए अप टू 1 लाख रुपीज की छूट मिल सकती है। जी इन्वेस्टमेंट्स के कई ऑप्शंस हैं। उनमें से थोड़े ऑप्शंस ये हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो। प्लस देर आर सर्टन अदर एक्सपेंसेस लाइक अगर आप आपके होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हो जी, या आपके अप टू 2 चिल्ड्रन देयर एजुकेशन एक्सपेंसेस दैट इज स्कूल फीस फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन जी। तो ये सब ऑल दीज एक्सपेंसेस आर क्लब्ड इनटू दिस सेक्शन एंड अ टोटल ऑफ 1 लाख की छूट मिल सकती है। सेकेंड इज सेक्शन 80CCF। इसके तहत आपको सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अप टू 20,000 की छूट मिलेगी। एंड फाइनली सेक्शन 80D जिसके तहत आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे 15,000 फॉर योर सेल्फ एंड 15,000 फॉर योर पेरेंट्स ये छूट मिल सकती है। अगर आपके पेरेंट्स 60 इयर्स के ऊपर है तो ये बेनिफिट 15 से बढ़कर 20 हो सकता है, 20,000 जी। तो लेकिन मैं हमेशा ये राय देता हूँ कि जब आप टैक्स सेविंग करते हो, आपका जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स है उसके ट्राई एंड फिट इट इन विद इन दैट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये सब करने के बाद बहुत कम पैसा अपने हाथ में बचता है। सो इट इज बेस्ट टू इंटीग्रेट योर नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू योर टैक्स सेविंग। तो इसके लिए अगर आपको अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से मिले तो अच्छा है। यानी यहाँ आपका कहने का जो मतलब है जयंत जी वो यही है कि व्यूअर्स को यानी इन्वेस्टर को इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह करनी चाहिए कि वो एक इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ टैक्स सेविंग में भी हेल्प करे। और सोनिया, यहाँ पर जयंत जी की सलाह यही है कि सेक्शन 80C के तहत 1 लाख तक का आप टैक्स छूट पा सकती हैं और LIC PPF ऐसे टूल्स है जहां आप इन्वेस्ट करती हैं तो आपको बेनिफिट क्लेम कर सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आप इंफ्रा बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट इंफ्रा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं तो 20,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकती हैं, वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। साथ साथ होम लोन पे अगर आपने लिया हुआ है तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलता है। यानी उम्मीद है कि पूरे सवाल का आपको जवाब मिल पाया होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर दीप्ति कर्नाटका से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है दीप्ति आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। Hi, I am Deepti and my age is 33 years old. जी I am houseworking and housewife, sorry, and I want to know that how much monthly we have to invest at what percentage of return so that we can maintain our present living standard after retirement age of 55. जी At present, our monthly living expenditure are 25,000 per month. एंड टोटल इनकम दीप्ति, टोटल इनकम कितनी है आप लोगों की? 1.25 lakhs पर मंथ। Yeah. ओके And apart from that, we are paying car and home loans, which total amount is 32,000 per month. And my present portfolio are SIP 10,000 per month, ULIPs 5,000 per month, fixed deposit 2.5 lakh, post office MIS plus RD 7 lakh, LIC 22,000 per year. जी, ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई है जिनका जिक्र आपने किया अभी? या जी,
जयंत जी, काफी इंटरेस्टिंग है दीप्ति का सवाल, क्योंकि 1.25 लाख यानी करीब 1.25 लाख रुपए पर मंथ इनकी इनकम है और 25,000 का टोटल जो है मंथली एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी काफी कर चुकी हैं ये, इन्होंने जिस तरह से बताया 10,000 पर मंथ एसआईपीज में कर रहे हैं, यूलिप्स पे 5,000 पर मंथ कर रही हैं, पीपीएफ है, एनएसए ने ऑलरेडी जो इन्होंने प्लानिंग की है वो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। आपसे सवाल इनका यही है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली इनका पर्पस है, 33 इयर्स इनकी करंट एज है और 25 साल बाद यानी 55 साल की उम्र के आसपास ये एक कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहती है। क्या सलाह होगी आपकी? दीप्ति, एक्चुअली आपने जो सवाल भेजा था उसमें आपने ये सब डिटेल्स दिए नहीं थे, तो इसके लिए बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन मैंने एक कैलकुलेशन किया था विच मे नॉट बी रियली अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड मी जस्ट नाउ। तो मेरी राय है कि आप कोई अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से मिलके एक प्लान बनाएं, लेकिन मैं आपको थोड़े बेसिक्स अभी बोल सकता हूँ। जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स। एक है कि अगर आपका जो करंट एक्सपेंडिचर है वो इन्फ्लेशन के साथ कितना हो सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दैट कैलकुलेशन इज द फर्स्ट थिंग। तो आपने कहा है कि 25,000 है आपका एक्सपेंडिचर, तो अगर 8% पर एनम का इन्फ्लेशन अगर हम मान के चले, और मैंने मेरे कैलकुलेशंस में ये माना है कि आप 60 इयर्स पे रिटायर होंगे एंड नॉट 55, बिकॉज ये अभी आपने कहा है। तो अगर आप 60 पे रिटायर होते हो तो यही 25,000 विल गो अप टू 1.47 lakhs पर मंथ जी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड इज कि रिटायर होने के बाद आप कितने साल की आपकी आयु है। तो मैंने ये माना है कि आपकी आयु 75 इयर्स है, सो फॉर 15 years यू विल नॉट हैव एनी इनकम एंड यू विल हैव टू सर्वाइव ऑन योर कॉर्पस जी। So now, based on the calculation that I have done, there are two things. एक तो inflation 8% लिया है मैंने, और second is your return on your investments will be 10% per annum. So based on that, आपका जो corpus है at the age of 60 will have to be around 3.1 crores. जी. And यही 3.1 crores आप next 15 years में धीरे धीरे withdraw करके इसको zero करना होगा आपको जी। Now, how do we achieve this? So from what I have calculated, you will have to save around 18,600 per month from today till the age of 60. जी. Assuming you earn a return of 10% per annum. तो मैंने मुझे लगता है क्योंकि आपका लक्ष्य काफी लंबा है, आपको अगर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स आप चुनते हो तो सबसे बेहतर होगा, एज कंपेयर टू एनएससी और एनी अदर ऑप्शन जी। सो व्हाट आई हैड सजेस्टेड इज कि 18,600 हम लोग 3 अच्छे फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आर से फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, या एचडीएफसी सेंसेक्स प्लस, और आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस। देयर आर अ फ्यू गुड फंड्स जी। इन्वेस्ट इक्वली इन दीज 3, तो 6,200 into 3, एंड अगर आप 10% पर एनम का एवरेज रिटर्न कमाओगे फॉर द नेक्स्ट 25 years, तभी आप 3.1 crores इकट्ठा कर सकते हो, और वही अमाउंट आप बाद में दैट विल बी यूजफुल इन फॉर योर एक्सपेंडिचर पोस्ट रिटायरमेंट जी। लेकिन क्योंकि आपने अलग इन्फॉर्मेशन अभी दिया है, तो मुझे लग रहा है कि आप कोई एक्चुअल एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को मिलके एक डिटेल प्लान बनाए तो बेहतर होगा जी। बिल्कुल, यानी दीप्ति, जो बेसिक्स होने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के वो जयंत जी ने आपको बताया, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। और हम हमेशा अपने शो में कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पेंशन प्लान से बेटर है कि आप एसआईपी मोड ऑप्ट करें। और जिस तरह से आपने मेंशन किया अभी कि ऑलरेडी आप 10,000 एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन आपने फंड्स हमें नहीं बताए, तो यहां पर सलाह जयंत जी की यही है, जिस तरह से इन्होंने आपको गाइड भी किया कि अगर 3 फंड्स भी आप ऑप्ट करती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, कौन से फंड्स होने चाहिए वो भी आपको बताए, तो आप अच्छा रकम जो है वो एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपके पास है, या तो आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच कीजिए और पूरी तरह से गाइडेंस लीजिए, या फिर अपना डिटेल्ड क्वेश्चन एक बार फिर हमें भेजिए, कहां और कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ओवरऑल जो आपके टारगेट्स हैं वो कितने हैं, और क्या होराइजन आप लेकर चल रही हैं। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है, और आपके कॉल्स शो में शामिल करने से पहले एक बार फिर इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी क्वेरी आपके पास है, किसी भी तरह का सवाल आपके पास है, तो आप हमें एसएमएस और ईमेल के जरिए भेज सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल लिखिए, उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप ईमेल कीजिए she@zenetwork.com पर। लेकिन आप जब भी अपना क्वेश्चन भेजें, पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आप प्लीज सेंड करें। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मंजू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मंजू आपका। मनी मैटर्स में क्या है आपका सवाल?
मंजू अपना सवाल पूछिए। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर श्वेता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है श्वेता आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैं टैक्स सेविंग के लिए 30,000 NSC में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हूँ जी। तो करिए इसके बारे में बताइए। जी जयंत जी, टैक्स सेविंग के लिए 30,000 श्वेता NSC में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं। आपका नजरिया क्या है, क्या कुछ फायदे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का, क्या कुछ फीचर्स हैं? श्वेता, NSC एक ऐसा विकल्प है जो PPF के बाद सबसे अच्छा विकल्प है। PPF का ये इज द बेस्ट एडवांटेजेस कि कोई भी लेवल पे टैक्स होता नहीं है। इन NSC आपको 80C के तहत तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा ये 30,000 पे जब आप निवेश करते हो जी। लेकिन जो इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल। लेकिन एज ऑफ टुडे द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट जब होता है तो ये भी 80C के तहत आपको बेनिफिट देता है। So you get two benefits, one when you invest initially and second on the interest. From December 1st, 2011, there has been a change. पहले NSC 6 साल के होते थे, अभी 5 साल के हैं जी। और there are two options, one is for 5 years and one is for 10 years. जी बिल्कुल। 5 years का जो रेट है वो 8.4% है और 10 years का 8.7% है। मेरी राय में आपको 5 years का लेना चाहिए क्योंकि द डिफरेंस इज नॉट गुड इनफ टू कॉम्पेंसेट, क्योंकि आप 10 years के लिए जब निवेश करते हो यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा ओनली अराउंड 30 basis points जी। तो अभी आप जब निवेश करोगे तो ये 30,000 आप 5 year NSC में अभी निवेश कर सकते हो जी। NSC में आप जॉइंट नेम पे कर सकते हो, इस पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है अनलाइक PPF, सो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट एंड इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है टैक्स सेविंग के लिए तो मेरी राय में ये अच्छा है जी। यानी श्वेता, जिस तरह से जयंत जी ने बताया कि PPF के बाद ये सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिए। यहाँ पर आप 5 साल या फिर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जयंत जी ने आपको सजेस्ट किया है कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। 8.4% का एनुअल रिटर्न इसमें आपको मिलेगा और आप आगे प्रोसीड कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं। मंजू दिल्ली से वापस हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मंजू आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी नमस्ते मैम। सवाल पूछिए। मैंने ICICI से ना टर्म प्लान 50 लाख की पॉलिसी ली है जी। तो इसके बाद क्या ये ICICI वाले पैसे चुकाने, ये ना इसके बाद है ना काफी बीमा कंपनी से ना फोन आए थे कि भाई ICICI वाले पैसे चुकाने वाली मतलब तथा ये सही है या नहीं है जी। जयंत जी, मंजू ICICI प्रूडेंशियल के आई केयर टर्म प्लान इन्होंने लिया हुआ है 50 लाख का। सवाल इन्होंने पूछा, क्या सलाह होगी आपकी? मंजू, जो आपका सवाल था जो मैं समझा हूँ, आपने ऑलरेडी ICICI का प्लान लिया है और आप पूछ रहे हो कि अगर ये प्लान अच्छा है कि नहीं। तो पहली बात है कि ये एक टर्म प्लान है और टर्म प्लान्स आर द बेस्ट इंश्योरेंस प्लान क्योंकि ये आपको प्योर प्रोटेक्शन देते हैं और इसका प्रीमियम काफी कम होता है बाकी इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर किया तो। अगर आप ये पूछ रहे हो कि अगर इससे कम वाला प्रीमियम का कोई पॉलिसी है तो हाँ, आजकल अवीवा का एक नया पॉलिसी निकला है, अवीवा आई लाइफ, जिसका प्रीमियम ICICI से थोड़ा कम है। लेकिन बिफोर स्विचिंग फ्रॉम वन इंश्योरर टू द अदर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले है कि जब आपने ICICI का पॉलिसी लिया तभी आपका जो हेल्थ स्टेटस था और आज का हेल्थ स्टेटस अगर थोड़ा डिटीरिएट हो गया या आपका हेल्थ और खराब हो गया है तो जो भी नया इंश्योरेंस कंपनी है वो थोड़ा प्रीमियम पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लगा देगी, उन्होंने लोडिंग। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि लाइफ इंश्योरेंस में एक ही बार आप मेडिकल टेस्ट देते हो और देन इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 25 or 30 years आपको वापस कभी टेस्ट देना नहीं है। तो अगर आप पॉलिसी या कंपनी चेंज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि पहले आप दूसरा पॉलिसी ले ले और तभी ये जो फर्स्ट पॉलिसी है उसको बंद करें जी। बिकॉज अदरवाइज देयर मे बी अ पीरियड व्हेन यू विल बी लेफ्ट विदाउट एन इंश्योरेंस कवर। तो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन जी। बिल्कुल, यानी मंजू, जिस तरह से जयंत जी ने यही सलाह आपको दी है कि अगर स्पेसिफिकली ICICI प्रूडेंशियल आई केयर की बात करें तो अच्छा प्लान है। इनफैक्ट रिस्क कवर के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान को ऑप्ट करना सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आप हमारा शो देखते हैं तो आपने नोटिस भी किया होगा कि हमेशा अपने व्यूअर्स को हम बताते हैं कि अगर इंश्योरेंस उन्हें प्लान करना है, इंश्योरेंस के लिए यूलिप्स न ऑप्ट करें बल्कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट करें। और बहुत सही डिसीजन है आपका। लेकिन अगर आप चीपेस्ट इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहती हैं तो मार्केट में एक प्लान मौजूद है, अवीवा आई लाइफ एक ऐसा प्लान है जो आप ऑप्ट कर सकती हैं। और अगली कॉलर सोनिया देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सोनिया आपका मनी मैटर्स में। पूछिए अपना सवाल। हाय मैम, आई एम सोनिया फ्रॉम देहरादून। मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर हूँ एंड मेरा सवाल ये है दैट
I personally have invested in Provident Fund as well as insurance. मैं 10 to 15,000 comfortably अपनी सैलरी से पार्ट आउट कर सकती हूँ जी। So I just want how to plan these 10 to 15,000 जी। so that आने वाले से 10 सालों में मैं अपने लिए एक घर बना सकूं। How instead of putting this 10 to 15,000 in saving bank, what should I do with it? कितना रकम बेसिकली आपको चाहिए होगा घर लेने के लिए, अगर कुछ आइडिया आप दे पाएं? हाँ जी, करीब आज की रेट में करीब 30 to 35 लाख। 30 to 35। ऑलरेडी आपके पास 2 म्यूचुअल फंड्स भी हैं? मेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जी। एंड मेरा प्रोविडेंट फंड स्कूल से कटता है करीब 5,000 पर मंथ। जी। जयन जी, जिस तरह से बताया सोनिया ने ऑलरेडी इंश्योरेंस पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट कर रही हैं, 10 to 15,000 पर मंथ ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। और जो डिटेल्स हमें इनके क्वेश्चन की मिली थी, हालांकि उसमें 2 फंड्स भी हमें पता लगे थे, रिलायंस विजन और रिलायंस गोल्ड सेविंग्स, लेकिन फिलहाल इनका यही कहना है कि 10 साल का इनका नजरिया है, ऑलमोस्ट 30 to 35 लाख रुपीज ये एक्यूमुलेट करना चाहती हैं एक घर परचेज करने के लिए। 10 to 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। आपका क्या नजरिया होगा? सोनिया, मुझे लग रहा है कि ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, जो आपका म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, आपको ये अमाउंट जुटाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फॉर दैट यू विल हैव टू अर्न अ रिटर्न ऑफ अराउंड 27% पर एनम। अभी यूजुअली इक्विटी फंड्स में अराउंड 12 to 15% पर एनम हम लोग कहते हैं, बट इट कैन स्विंग वाइल्डली। सो यू मे गेट 27% इन एनी सिंगल ईयर, लेकिन टू गेट इट कंटिन्यूसली फॉर 10 years सीम्स लिटिल डिफिकल्ट। तो बट अभी आपने कहा है कि आपके और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इफ यू कैन एक्यूमुलेट ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड 10 साल के बाद आई फील दैट यू कुड एक्यूमुलेट दिस अमाउंट। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक व्हाट यू सेड, 30 लाख आज के टाइम पे जो घर का वैल्यू है, that also will move up a bit in line with inflation. So either you will have to increase your SIP amount or you will have to settle for a smaller house. So based on the calculations that I have done, I feel that if you invest say 1.8 lakhs per year into 10, that works out to around 18 lakhs, and if you earn a return of around 10-11%, you could be earning around 26 to 27 lakhs easily. And I think आपके जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप ऐड करें तो आपके टारगेट के नजदीक आ सकते हो जी। ओनली थिंग, अगर आप सी ऑल्सो योर इनकम विल ग्रो ओवर द नेक्स्ट 10 years, तो अगर आप ग्रोइंग इनकम के साथ आपका सेविंग्स रेशियो भी बढ़ाए एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी, तो आई फील दैट यू विल हैव अ गुड चांस जी। But again, I feel you should visit a certified financial planner and get a detailed plan done जी, rather than go just by what I am saying. जी बिल्कुल। यानी सोनिया, यहाँ पर सलाह तो जयंत जी ने यही दी है कि जो आप 10 to 15,000 इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स क्योंकि आपके पास नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स का रूट ऑप्ट कर सकती हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, गोल्ड फंड, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकती हैं। और एक कैलकुलेशन के हिसाब से, जिस तरह से जयंत जी ने बताया कि अगर 15,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करती हैं, तो प्रोबेबली आप 25 lakhs के आसपास एक्यूमुलेट कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर सलाह ये भी है कि अगर पूरी प्लानिंग आप करना चाहती हैं होम परचेज करने के लिए, तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को भी आप अप्रोच कर सकती हैं। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी है कोई सवाल और लेना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस, तो एसएमएस और ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकते हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा ईमेल कर सकती है she@znetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर दीपशिखा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है दीपशिखा आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ जी। इसका क्या प्रोसेस है और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में? जी जयंत जी, पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहती हैं, आपसे जानना चाह रही हैं क्या प्रोसेस है और क्या बेनिफिट्स हैं इसमें इन्वेस्ट करने के? दीपशिका, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पीपीएफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्स सेविंग के लिए सबसे बेहतर एक विकल्प है, क्योंकि इसमें आपको निवेश के टाइम पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस जो भी इनकम आप इस पे कमाते हो वो भी टैक्स फ्री है। और जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसमें भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यही इंडिकेट किया है कि ये जारी रहेंगी।
अभी कई पीएसयू बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पीपीएफ अकाउंट्स खोलते हैं, तो आप आपके नजदीक के कोई भी पीएसयू बैंक में जा सकते हो एंड यू डोंट हैव टू हैव अ सेविंग्स अकाउंट फॉर दैट। सेकंड इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हो वो 1 लाख है। अगर आप कोई आपके माइनर बच्चे हैं तो आप उनके नाम पे भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आप गार्डियन हो तो आपका प्लस आपके बच्चों का इन्वेस्टमेंट 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका करंट इंटरेस्ट रेट अभी 8.6% पर एनम है, लेकिन वो हर साल चेंज हो सकता है जैसे गवर्नमेंट ने अभी इंडिकेट किया है। जी बिल्कुल। बट इवन देन बेस्ड ऑन द करंट रेजिम मुझे लग रहा है कि आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हो, लेकिन वन मोर थिंग इज डोंट गो ओवरबोर्ड, क्योंकि आप निवेश करते टाइम आप ऐसा मत करो कि पूरा 1 लाख जो है वो इसमें डाले, बिकॉज इट्स गुड टू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स ओवर डिफरेंट एसेट क्लासेस। जी, यानी दीपशिखा जैन जी ने आपको बताया कि आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक और सरकारी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, साथ ही साथ एजेंट की भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है। और फीचर्स काफी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट एक पोर्टफोलियो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पीपीएफ, यानी पीपीएफ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। टैक्स सेविंग तो मिलती है काफी, इसके अलावा जो रिटर्न है वो भी काफी अट्रैक्टिव अब हो गए हैं। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स दीपाली। और इसी के साथ शो को वाइंड अप करते हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।